आज वहीं के आगे जहां तक तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सिखाया जस्ट ए कंसेप्ट है। खोखले बेलन का अलग कंसेप्ट है, हाफ 1/2 mr² प्लस 1/4। वो इसमें एम भी आता है, आर भी आता है, एन भी आता है, सब आता है। तो नहीं आता है जिसको रखा जाता है। सॉलिड बेलन है। हाँ, ये ठोस बेलन है। ठोस बेलन का जड़ता गुण सेंटर ऑफ मास के एक्सेस के प्रकार। जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराएं सभी सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, सभी अक्ष पर लंब है। तो आज पढ़ोगे समांतर अक्षों की प्रमेय, क्योंकि जब तक समांतर अक्षों की प्रमेय नहीं पढ़ोगे तब तक इस चैप्टर के बढ़िया सवाल नहीं लगेंगे। और एग्जाम में आपके समांतर अक्षों की प्रमेय आएगी। समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए 5 नंबर, समांतर अक्षों की प्रमेय। सुनो, हेडिंग डालो, समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस। ये इतनी बड़ी है कि इसे याद नहीं किया जा सकता है, इसे समझ के लिखा जा सकता है। आज केवल यही सीखनी है, आज कोई दूसरी हेडिंग नहीं है, आज केवल यही है। आज की क्लास केवल इसी के लिए है, समांतर अक्षों की प्रमेय। आज यही सीख के जाएंगे। किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष, किसी दी हुई अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर है। द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर है। के परितः जड़त्वाघूर्ण, के परितः उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष, किसी दी हुई अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। के परितः जड़त्वाघूर्ण, के परितः उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष तथा उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के। फिर सुनना, इसे कभी याद नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कल तुमको क्या किया था, बताया था कि जो रॉड होती है अगर उसके द्रव्यमान से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, याद करो या क्या करो यार, टाइम से क्लास नहीं आओगे, चेपे करोगे बेवकूफ कहीं के। क्या याद कराया गया था? ये याद था तुमको कल? लेकिन आज कोई अक्ष सेंटर ऑफ मास से ना जाकर के एक गिवन अक्ष ऐसी आ जाए जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली अक्ष के समांतर है। सेंटर, हाँ, जिसके देखो ये तो तुमको पता ही है, यहां से जाती है अक्ष तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। लेकिन आज मेरी दी गई अक्ष द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। अब ये समांतर मैं किनारे से खींच सकता हूँ, ये समांतर मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, 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 कहीं से भी जाऊँ खींच तो सकता हूँ ना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी जाऊँ, हर जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। लेकिन वो जो दी हुई अक्ष है वो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। तो किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष, ध्यान रखें, किसी वस्तु का फिर कमा किसी दी हुई अक्ष के परितः, किसी दी हुई अक्ष के और जो दी हुई अक्ष है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जरूर लिखिएगा। दी हुई अक्ष द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष, पहले लिखिए इसको, किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का
किसी दी गई अक्ष, किसी दी गई अक्ष, इस जगह से ओपन ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, यहां से ओपन ब्रैकेट स्टार्ट करिए। इसके बारे में जरूर लिखना है आपको, जो अक्ष आपकी है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। ये इंफॉर्मेशन किसकी है? इस दी गई अक्ष के बारे में। और यहां से इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, किसी दी गई, यहां से ओपन ब्रैकेट करेंगे, जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। फिर ये ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट केवल एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है, यानी जो दी गई अक्ष आपकी है वो इसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर होनी चाहिए। लिखा किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है, के परितः, ब्रैकेट बंद, के परितः जड़त्वाघूर्ण, के परितः जड़त्व आघूर्ण, के परितः जड़त्व आघूर्ण, देखो आगे, के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र, उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष, तथा उस पिंड के द्रव्यमान, तथा उस पिंड के द्रव्यमान, तथा उस पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों, दोनों समांतर अक्षों, दोनों समांतर अक्षों के परितः, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। दूरी के, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। अब देखो ये समझ आएगी, ये कभी याद नहीं की जा सकती। आप इसे 1,00,000 बार याद कर लीजिए, 1,00,000 बार भूल जाएगी। पहली बात तो याद ही नहीं होगी। आप रट्टा भी मार लें तो ये आपसे आपके वश में नहीं आएगी, लेकिन इसे समझ लेंगे तो आपको आ जाएगी। कैसे कहा? जैसे रॉड है ना, कह रहे किसी वस्तु, किसी रॉड में नहीं वस्तु है का, किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, लेकिन जो दी गई अक्ष उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन क्या है? द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर, ठीक है, जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है, के परितः जड़त्वाघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष तथा उस पिंड के द्रव्यमान, उस पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर। पूरी बात करनी है और तब आप ये डायग्राम बनाओगे। आपकी जो गिवन एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली अक्ष के समांतर है। इस गिवन एक्सिस का नाम मैंने क्या दिया है? ए बी। तो आई ए बी बिंदु, अक्ष ए बी के परितः जड़त्वाघूर्ण,
उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के प्रता जड़ता गुण तथा उस पिंड के द्रव्यमान, उस पिंड के और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। एक बार सुनाओ, पहले लिखो मत, सुनाओ पहले। किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, पहले इतना बात करें, किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष जो जाने वाले जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। बंद। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये इसका हिस्सा नहीं, इंफॉर्मेशन है। जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर के, देखिए ये अक्ष यहीं से स्टार्ट हो गया ना, देखिए ये एक इंफॉर्मेशन थी, ये स्टेटमेंट यहाँ अधूरा था, यहीं से आगे स्टार्ट हुआ। इतनी हिंदी तो अंग्रेजी समझते हैं ना। किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, देखिए एक है ना, तो ये आगे यहीं से स्टेटमेंट शुरू हुआ और ये इंफॉर्मेशन आपको वहाँ ऐड करनी बहुत जरूरी होगी। किसी वस्तु का किसी दी गई अक्ष, किसी दी गई अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर के परितः जलत बाहु यानी IAB उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः तथा उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। फिर डायग्राम बना, एक पावरफुल एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। इसके बिना हाँ आप एग्जाम में आएगा 100%। आप एग्जाम देंगे अपना एनुअल वाला 100%। समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए, ये लिख दे नहीं, बस ये स्टेटमेंट आता है इसमें, सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट है, ये अपने आप में सब कुछ बहुत से कौन लिख पाता है? इसको कोई याद करके लिख सकता है? नहीं तो भूल जाएगा। आप चाहे 100 बार याद कर लीजिए, इसको लिख नहीं सकते हैं, लेकिन समझ जाएंगे तो लिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और जब आपको समझ में आएगा तब फिर इसको अप्लाई कर भी सकते हैं। हालांकि बोर्ड के सेगमेंट में समांतर अक्षों की प्रमेय लगा करके न्यूमेरिकल नहीं लगवाए हैं उसने, है नहीं है सवाल। IIT इसको भरपूर यही कुछ भी करता है, 2 सवाल देता है IIT और उसमें यही सवाल अक्षों की प्रमेय देता है, सिर्फ समांतर अक्षों की प्रमेय। अब पता तुमको तमाम ढेर बकलोल मास्टर यही याद करवाए हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या हमारे स्क्वायर होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तुमसे कहेगा एक रिंग है जिसका द्रव्यमान m, मेडिकल में IIT में एक रिंग है जिसका मास m, रेडियस r है, रेडियस r है। उसकी रिम माने ये बॉटम, ये परिधि पर जेड अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर किनारे से गुजरने वाली अक्ष के प्रता जड़ता गुण बताओ। पेन दो, तुमको यहाँ से तो मैंने याद कराई है, ये हमारे स्क्वायर रिंग है ना, कहते यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ। देखो दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी कितनी हो गई? r हो गई, यार हो गई ना, ये लगा दो। ICM तो हमको याद ही था, MR स्क्वायर और प्लस m इसका द्रव्यमान हो गया और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी r हो गई, तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? तो पता याद किए थे MR स्क्वायर। आओ देखें ना, ताओ झोंके चले आए, एक ऑप्शन MR स्क्वायर होगा तो करेगा, नहीं होगा? तो आपको अगर थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस का नॉलेज नहीं है तो आप MR स्क्वायर लिखे चले आएंगे, लेकिन आपको पढ़ने का अकल है, सवाल में क्या लिखा है, आप प्रैक्टिस में रहे हैं तो आपके पास जवाब आएगा। लेकिन दुर्भाग्य आपके बोर्ड का, क्योंकि आपके बोर्ड में थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस लिखी तो गई है, बोर्ड के बच्चों को याद करके लिखना तो होता है, दे कैन नॉट अप्लाई। अब एक गधा है, एक ही जगह आ रही तो किया है, दूसरा दिख रहा है क्या तुझे? तुम सुअर ही हो क्या एकदम से? ये फार्मूला है ओरिजिनल। अब मान लो मैंने कह दिया कि यहाँ से जाओ तो कहता वो आर होगा, सुअर ही हो क्या एक नंबर की? हमने कह दिया मेरी अच्छी यहाँ से जा रही है, ये दूरी 3r है, ये दूरी कितनी है? 3r। तो कभी एक 3r लिखेगा, रिंग के बाहर ही पूछेगा, तो काहे नहीं पूछ लेगा? अरे यहाँ से इसके समांतर जाने वाली अक्ष क्या जरूरी है कि यहीं रहेगी? यहाँ से भी तो हो सकती है, यहाँ से भी तो हो सकती है, यहाँ से भी तो हो सकती है, तेरे घर से भी तो हो सकती है। अगर बाहर पूछेगी तो क्यों हमारे, अब वो बताएगा ना कि दूरी कितनी है, बोलेगा जेड एक्सिस के परता समांतर जाने वाली अक्ष केंद्र से 4r दूरी पर है, केंद्र से 4r दूरी पर, तो यहाँ पर एक ही जगह 4r करोगे,
तब ये कितना हो जाएगा 16r²। तब इसका आंसर 17r² या mr² हो जाएगा। तो कितने याद करोगे? फिर हम आप पहले से जानोगे कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करते घूमोगे, केवल एक याद करना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड अक्ष के परिता कितना होता है, mr²। अब वो जेड अक्ष के समांतर चाहे जहाँ चाहे, अब कोई यहाँ भी खड़ा कर सकता है, किसी का मन करे तो यहाँ भी आ सकती है, वो दूरी यहाँ भी खड़ी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो इसके हजारों लाखों करोड़ों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। डिपेंड करता है क्या तुमको समांतर अक्षों की प्रमेय आती है, समझ में आ गई? चलो सुनाओ एक बार। रखा गया था इधर इसे याद कर सकते हैं लिखा दिखा देखे बिना। इसको बंद कर दो तब इसे याद करो। ये केवल लिखा रहने तो इसी ही जानते रहो। किसी वस्तु का किसी दी गई जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है के परिता जड़त्व आघूर्ण, ये दी गई है 6 भी है ना, के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान और वह दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। रिपीट करेंगे, कई प्रयास करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अभी 11 वाले बच्चों की स्कूलिंग में सिर्फ इसे याद करना है और जो कंप्यूटर होता है वो अप्लाई करता है इसी को, जो कंपटीशन देगा वो इसी को अप्लाई करना है, उसको बताया जाएगा। और 11 के बच्चों को इसे याद करना सिखाया जाता है। याद इसे नहीं कर सकते आप, इस बात का ध्यान दें। इसे सिर्फ और सिर्फ आप तैयार कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्यों पवन? किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यही थी समांतर अक्षों के प्रमेय, यही थी समांतर अक्षों की प्रमेय। कोई बात नहीं, कितनी बची है? 10% है, बहुत है। यही है समांतर अक्षों की प्रमेय। या चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं करते, अब यहीं आके चार्ज करेंगे। आगे चलें। समांतर अक्षों की प्रमेय समझ में आ गई। एक है निकालो लंब अक्षों की प्रमेय। अभी एक प्रमेय और है, समांतर अक्षों तथा लंब अक्षों की प्रमेय लिखिए। 11 के बच्चों की तैयारी है। आपकी किताब में दुर्भाग्य है कि समांतर अक्षों और लंब अक्षों की प्रमेय के एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सवाल नहीं मिलेगा। IIT जाओगे तो केवल यही मिलती है और कुछ मिलता ही नहीं पूरे चैप्टर में। कंपटीशन सेगमेंट में जाओगे तो केवल समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने को आती है। कैसे लगाते हैं वो तो हमारा माथा खर्च करने की जरूरत नहीं इस क्लास में। तो केवल आपको इस क्लास कहाँ से निकल चलेंगे, केवल थ्योरी डेफिनेशन दे करके निकल चलेंगे। कंपटीशन सेगमेंट में इसी का प्रैक्टिस बहुत होती है। वो दे दो मुझे कपड़ा तुम्हारी। इस क्लास में आप बोर्ड सेगमेंट में है, नहीं तो बहुत सारी प्रैक्टिस कंटेंट आपको दे देता है यहीं से। इसमें पूछा ही यही जाता और कुछ चीज़ पूछी नहीं गई अब तक। जो है इस चैप्टर से दूसरी चीजें नहीं पूछी गई, यही पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। होना चाहिए। क्या हो सकता है बता तो दिया, हो तो याद तो हो। बोलेगा एक रिंग है जिसका द्रव्यमान m रेडियस r है। बोला इसके किनारे से जाने वाली अक्ष जो जेड अक्ष के समांतर है एक परिता जड़त्व आघूर्ण बताइए। ऐसे क्या, ऐसे कह देगा। एक रिंग है और सॉरी डिस्क है जिसका मास 9m है, इसका मास त्रिज्या r है। इसके इस किनारे से r/3 त्रिज्या की एक रिंग काट दी गई है।
कटी हुई, कटने के बाद इसके इस द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, इस ओ से जाने वाली अक्ष के प्रता जड़ता गुण बताइए। 5 to 7 टाइम रिपीट क्वेश्चन है जेईई एडवांस और मेंस में। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, r/3 रेडियस की एक रिंग यहाँ से काट के निकाल दी गई है। बची हुई पिक्चर, बची हुई पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से जाने वाली अक्ष के प्रता बताइए। सर अब फिर किसी काम के नहीं, उसका अलग से द्रव्यमान केंद्र निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ पूछता है। आप कंपटीशन सेगमेंट के 40 सवाल देखिए, 40 में से 38 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस के, 40 में से 38 सवाल सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस के हैं, और बिना मेरे लगवाए लगेंगे नहीं। कराएंगे ना सर इसे? ना, ये को नहीं कराएंगे, वो करा तो दिया है, ये यहाँ से पैसा दे तो करा देंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता। बारह कराएंगे, काहे 12 कराएंगे? आईआईटी के लिए अलग से कराएंगे। नहीं, वो कर रहा है तो अपनी क्लास में जाएगा सवेरे, चाहे इतने पूछ लेगा, जितने पूछ रहे उतने पूछ लेगा, उसकी मराई नहीं। बता देना भैया तो वीडियो चलो आगे बढ़ते हैं। लंबवक्षों के प्रमेय भी तो लिखो। यस सर। पहले लंबवक्षों के प्रमेय हेडिंग डालो। किसी समतल पटल का, लिखो पहले इसको, आप थ्योरम ही पढ़नी है केवल। किसी समतल पटल के, पटल के तल पर स्थित, किसी समतल पटल के तल पर स्थित परस्पर दो लंबवत अक्षों, परस्पर लंबवत अक्षों, परस्पर दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग, के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग उसके तल पर, उसके तल पर लंब ऊर्ध्वाधर अक्ष जेड, उसके तल पर लंब ऊर्ध्वाधर अक्ष जेड के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। सुनिएगा, हमने क्या लिखा? किसी समतल पटल, ध्यान रखिएगा जो लंब अक्षों की प्रमेय होती है वो सब जगह नहीं लगती है, केवल ऐसी जगह पर लगती है जो समतल पिक्चर हो, जैसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो चीजें कैसी हो, फ्लैट हो, डिस्क हो, रिंग हो, सब फ्लैट है ना। किसी समतल पटल का उसके तल पर, देखिए ये इसका तल ही है ना, ये समतल पटल का XY तल है, तो इसके तल पर स्थित परस्पर दो लंबवत अक्षों, एक तल X अक्ष और दूसरा तल Y अक्ष के परितः, के जड़त्व आघूर्णों का योग, जड़त्व आघूर्णों का योग दिख रहा है ना। उसके तल पर स्थित दो परस्पर लंबवत, देखिए ये दोनों अच्छे लंबवत होनी चाहिए, के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग उसके तल में, उसके तल पर लंब, तल पर जेड अक्ष, देखिए ये भी तल पर लंब ही है लेकिन किस अक्ष में जाएंगे अब, जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IZ के योग के बराबर होती है। ये तो लिखा है आपने, क्या लिखा है? किसी समतल पटल का उसके तल पर स्थित परस्पर दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग उसके तल पर लंब ऊर्ध्वाधर अक्ष जेड के परितः जेड के बराबर होता है, लिखा है ना। तो ये सरल है, कहीं कहीं बीच एक में लगेगी, जैसे अभी तुमको थोड़ा सा दिखाते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जैसे तुमसे किसी ने कहा कि रिंग का जड़त्व आघूर्ण बताइए, रिंग का उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली X अक्ष के परितः, किसके परितः?
तो तुमने जो रिंग का जड़त्व गुण याद किया है प्यारे, जिसको आप ICM कहते हो, उसको मैंने लिखाया भी था कल, उसे IZ भी कहते थे। याद क्या रखा था तुमने? जेड माने उसके द्रव्यमान केंद्र से वह जा तो रही है लेकिन I से जा रही है। जो तुमने याद किया है वो I से वाली का याद किया है, इसका नहीं याद किया तुमने। नहीं याद किया? हमने किसका याद कराया? ए वाली का। ऐसे बताया तो मिली। हाँ बिल्कुल रख के बताया था, और बाकी सबने कंसेप्ट भी दिया। लेकिन आज तुमसे इसका नहीं पूछा है, बोला इसका बताओ, तो फिर नई कहानी। समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है? इसलिए कंपटीशन, इसकी प्रैक्टिस जरूरत होती है। अब क्योंकि तुम लोग छोटे लेवल से सोचते हो कि बस इलाहाबाद आए हैं किसी तरह बोर्ड परीक्षा पास हो जाए, तो फिर बोर्ड परीक्षा ही तो पास होगी, आगे नहीं सोच पाओगे ना। बहुत सिंपल संविधान है। यस, तुमने 5,000 रुपये खर्च किए तो तुमको 5,000 रुपये का ही तो रिटर्न मिलेगा। बहुत सिंपल बेसिक सा प्रिंसिपल, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है कि मैंने ऐसा कहा या वैसा कहा। तुम 5,000 रुपये खर्च करते हो, जब तुम्हारी सोच उस 5,000 के लेवल तक होती है। यहाँ से बच्चा जब कोटा जाता है तो 1.5 लाख रुपए खर्चा करता है, तो उसका भेजा गर्म हो जाता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए लगाए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। भले वो वहाँ कुछ ना उखाड़ पाए, लेकिन पैसा 1.5 लाख लगाए ना तो 24 घंटा सोचेगा मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, और वही पढ़ के ही वो सेलेक्ट हो जाता है। समझ रहे? और तुम क्योंकि 5,000 यहाँ के खर्च करते हो, तुम्हारे माइंडसेट में ही नहीं कि तुम कभी कंपटीशन क्रिएट भी कर सकते हो, दे भी सकते हो। यही सबसे बड़ा अंतर है। तो मैंने बाउंड्री खींच दी ना, तुमको मैं 5,000 रुपये दे करके इसके सवाल लगवाऊंगा, तुम्हारे किसी काम के नहीं है वो, क्योंकि तुमने उसका मूल्य दिया ही नहीं है, और दिया नहीं तो तुमको तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जिस दिन तुम मूल्य चुकाना सीख जाओगे हर सर्विस का, दुनिया में एक तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, वो सर्विस है, उसका पैसा देते हो, किराए पर कमरा लिए हो, उसका पैसा देते हो। दुनिया में इंसान को जब धरती पर पैदा हो जाए तो उसको हर सर्विस का मूल्य चुकाना सीख लेना चाहिए। ये सर्विस ले रहा हूँ, इसका मूल्य और उसका यथोचित मूल्य, जिस दिन आप मूल्य चुकाना सीख लेंगे उस दिन आप उसका मूल्य पता चल जाएगा, और फिर तुम सफल भी हो जाओगे। हमने अपने पूरे 20 साल के टीचिंग करियर में एक ही चीज़ देखी, जिस बच्चे ने प्रॉपर फीस नहीं जमा करी वो कभी पूरे दिन पढ़ा ही नहीं, पूरे दिन पढ़ा ही नहीं। 500 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 1,000 जमा कर लीजिए। जो बच्चा आकर अपनी प्रॉपर फीस जमा कर दिया हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाता है, और प्रॉपर तरीके का उसका रिस्पांस आता है, उसी का रिस्पांस भी आता है। ये एक तथ्य सत्य है। क्यों? उसने जब सोचा था, घर से चला था, तो उसने कहा था मैं इतना पे करूंगा और जाके पढ़ूंगा। और जबकि कॉमन स्टूडेंट क्या करता है, घर से चलता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, फीस तो ज़्यादा लग नहीं रही है, ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत, कोचिंग छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस अंतर इतना ही आता है, कुछ होता नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, लेकिन वो किसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं हम पढ़ेंगे। तो उनके पास राह होती है, उन्होंने चाह लिया कि मेरे पास संसाधन नहीं भी हैं, मैं कहीं से व्यवस्था करके, कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं पढ़ूंगा, तो वो पढ़ लेते हैं। आप समझ गए होंगे? इसलिए हमें पहले मैं बहुत किया करता था, लेकिन उसका परिणाम हमेशा शून्य आया, फिर मैंने ट्रैक चेंज किया पिछले 3 सालों में। अब उसका धड़ाधड़ परिणाम आ रहा है, लगातार परिणाम आ रहा है। मैंने जैसे रास्ता बदला तो परिणाम में कन्वर्ट हो गया, इसलिए नहीं करता हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, कि मैं 2 बताऊँ या 4 बताऊँ, 6 बताऊँ, क्योंकि तुमने जहाँ तक सोच रखा है वहाँ तक बताऊँ। हाँ, वो मेरी ड्यूटी है। कोई तो ये भी नहीं करता यहाँ इलाहाबाद में खड़े होकर के, जितनी प्रॉब्लम तुम लगा लेते हो ना 11 में खड़े होकर, इतना सपना है। कॉपी भर जाए अलग बात है, किताब भर के लिख जाए वो अलग बात है, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन लगाना सपना रह जाता है बच्चों का। तुम जितना लगाते हो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा है। एक सवाल एग्जाम्पल करना, फिर एक्सरसाइज पर जाना, ऑब्जेक्टिव सवाल भी तुम्हारे दायरे में आता है, एनसीईआरटी तुम्हारे दायरे में आती है, तो कर ही देता हूँ। कहीं खड़े हो जाने, आज यहाँ से निकलना, कहीं एक दिन ट्रायल ले आना जा करके, कोई क्लास चल रही हो तो, फिर लौटना, फिर बताना आकर के मुझे। तो इसलिए कंपटीशन सेगमेंट में इस क्लास में हाथ नहीं लगाता। हाँ, आप पे करो, आपको जरूर दूंगा, जितना चाहिए तुम्हें उतना दूंगा, जिस लेवल का चाहिए उतना दूंगा, उसकी कमी नहीं रहेगी। ये तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर रखा था इस रिंग का, कहाँ से? यहाँ से, जेड से। तो अब तुमको आज चाहिए कहाँ से? एक्स से। तो अब इसके लिए क्या आ सकती है? अब यही प्रमेय ही है मेरे पास, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। पक्का है ना? परफेक्ट है। आओ भाई मेरे साथ। तो बच्चा लोग को आई जेड हमने रिंग का याद करवाया है कितना? अगर ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर, और अगर मैंने इसको डिस्क का होता तो अभी लिखता है एम आर स्क्वायर बाई 2।
हाँ, अब एक और नई बात सुन ली। कोई पिक्चर ऐसी हो जिसको हम सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक को हिंदी में, हाँ, सममित। अब आपने सममित सुना तो होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है ऐसी पिक्चर जिसको दोनों तरफ से आधा आधा काटा जा सके। जैसे आपके पास रिंग हो, मैं कह दूं बेटा इसको बिल्कुल आधा आधा कर दो, बोले गुरुजी अभी लाइए, बीचों बीच कैंची चला देंगे, आधी आधी हो जाएगी। बोले ऐसे काटे कैसे काटे, बताइए किधर काटे। जिधर से हम आधी आधी करवाना चाहते कैंची लगा के खट्टे से काट देंगे। तो ऐसी पिक्चर को सिमेट्रिक पिक्चर कहते हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस में बराबर बराबर डिवाइड किया सकते, बराबर बराबर काटी जा सके। दैट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक पिक्चर। करेक्ट है? इंफॉर्मेशन में है। तो अब जब सिमेट्रिक पिक्चर होगी तो उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन याद कर लो। तब उसके लिए आई एक्स और आई वाई का मान बराबर हुआ करेगा। जो मान आई एक्स का हुआ करेगा वही मान आई वाई का। आओ बाबूजी, आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे तो इसको 2ix कह दिया जाए। तो बताइए आई एक्स कितना निकला? वही रिंग जो तुमने याद कर रखी थी हमारे स्क्वायर, उसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया हमारे स्क्वायर बाई 2। तो वो लोग क्या याद करोगे? तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास कंसेप्ट नहीं होगी तब तक तुम इतना कंफ्यूज हो जाओगे इस टॉपिक में। इसीलिए जब IIT का सेगमेंट बनता है तो वहां से कहीं से सवाल उठाने की जरूरत नहीं। इस चैप्टर 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, कभी कभी 5-5 सवाल जेईई मेंस एडवांस में इसी थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस परपेंडिकुलर उठा के दे देता है, कहता जाओ करो। तो जिसने पढ़ा है, जानता है, अप्लाई करना जानता है, प्रैक्टिस करे, उसके लिए कोई काम नहीं है, 2 मिनट में लगा के खत्म करेगा। नहीं तो ऐसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलैक्सिस में उलझा रहेगा। 11 के बच्चों के तो वो डेफिनेशन याद करना ही बहुत बड़ी बात है। आप सोचे कितना कलेजा जलता है, कितनी मेहनत लगती है एक मास्टर की जब तुमको थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस सिखाता है। अभी छपवाना हो केवल तो किताब उठाइए छपवा दीजिए, पता लो गुरुजी खुद ही याद नहीं है, वो किताब ये चश्मे के नीचे देख देख लिखा रहे हैं। याद तो हो नहीं सकती ना उनको, क्योंकि अभी अप्लाई तो किया नहीं होगा, तो याद भी नहीं हो सकती उनको, याद भी नहीं हो सकती है। तुमको लगता है थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस याद हो सकती है? समांतर क्षण प्रमेय को याद कर सकते नहीं होगा। किनारे आ गया, बंद कर दें अब इसको, बोल रहा है बस हो गया, बंद कर दें, 30 मिनट का वीडियो हो गया। तो बात समझ में आ गई थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट। चलो प्रैक्टिस करेंगे।